नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री रहीम खान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया। बीवी भूम रेड्डी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए NAC से A ग्रेड। G20 डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाना गलत है, कहा कर्नाटक सीएम ने। BS येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया। जनता दल एस भाजपा में पार्टी के लिए विलय पर चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। G20 के बाद भी सऊदी अरब के प्रिंस इतने दिन रहेंगे भारत में। G20 में भारत ने यूक्रेन संकट पर पेश किया नया पैराग्राफ। चीन और रूस की सहमति मिलते ही जारी होगा घोषणा पत्र। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस हर साल बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेज अपने अपने तरीके से इसे मनाते हैं। आज शहर के नौबाद क्षेत्र के एक निजी फंक्शन हॉल में नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री और बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान द्वारा शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री खान ने शिक्षकों को सम्मानित किया और हर साल की तरह कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉ शैलेंद्र बेलदाड़े सहित अन्य नेता उपस्थित थे। लगभग 2500 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और शिक्षकों की यहां पर सेवा के लिए सम्मानित हुए। इस अवसर पर DDPI, BEO सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री रहीम खान ने कार्यक्रम के संबंध में केपी न्यूज से बातचीत की। कैमरामैन संतोष की कवरेज। आज टीचर्स डे था। नौबाद में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से कम 2500 टीचर्स यहाँ पे आए थे। उनका सम्मान और इस कार्यक्रम में हमारे साउथ के MLA डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े थे, DDPI, BO और सभी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इस तरह से सीनियर जूनियर्स सभी टीचर आए थे। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और टीचर्स डे बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्यार से मनाया गया है। और हमारे विवेकानंद आश्रम से स्वामी जी भी आए थे, तो बहुत ही अच्छा आज प्रोग्राम हुआ। तो मैं सभी टीचर्स को, पूरे हमारे देश के, कर्नाटक के और हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ टीचर्स डे। कर्नाटक शिक्षा संस्थान हैदराबाद के अध्यक्ष डॉ भीमा शंकर बिलगुंडी एवं उच्च कर्नाटका शिक्षा संगठन के बोर्ड सदस्य एवं बीवी स्कूलों और कॉलेजों के भूम रेड्डी महाविद्यालय परिसर समन्वयक डॉ रजनीश वली के मार्गदर्शन में बीवी भूम रेड्डी महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC ने मान्यता प्राप्त करने के लिए हर तरह से तैयारी कर रहा है। और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ P विठ्ठला रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल और IQAC समन्वयक अनिल कुमार अनादेरे, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की मदद से न्याकर ने सभी संस्थानों को छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रक्रियाओं को परिपक्व तरीके से प्रबंधित किया। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC ने अगस्त में विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक मूल्यांकन किया और विश्वविद्यालय को 3.25 के CGPA के साथ A ग्रेड दिया। डॉ रजनीश वाली, जो इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय परिसर के स्कूलों और कॉलेजों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परिचय कॉलेज के प्राचार्य IQAC द्वारा कराया गया। समन्वय NASS अधिकारी डॉ दीपा रागा और डॉ कनकट्टे ने मल्लिकार्जुन का सम्मान किया और मिठाई खिलाई। इस अवसर पर श्रीमती अंजना वाली उपस्थित रही। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले की जनता और गणेश महामंडल के सहयोग से आगामी गणेश चतुर्थी भव्य और सार्थक ढंग से मनाई जाएगी। वो जिला अधिकारी कार्यालय में आयोजित गणेश उत्सव पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में गड्ढों को ढका जाए, यदि सड़क किनारे लाइटें खराब है तो उन्हें ठीक कराया जाए तथा साफ सफाई बनाए रखने के उपाय किए जाए। जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना SL ने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के लिए पुलिस विभाग को जनता और गणेश महामंडली के सहयोग की आवश्यकता है।
गणेश महामंडली के महासचिव बाबू वली ने कहा कि गणेश महामंडली की ओर से गणेश चतुर्थी शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पायम, गणेश महामंडली के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल गदगी, गणेश महामंडली के उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर, गणेश महामंडली के नेता और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को दिल्ली में G20 रात्रि भोज में कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को गलत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूर्व कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व नेताओं के G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में रात्रि भोज की मेजबानी करेंगी। खड़गे न केवल कांग्रेस अध्यक्ष है, उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। सिद्धरामैया ने हुबली में संवाददाताओं से कहा कि मेरे हिसाब से उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था, उन्हें आमंत्रित नहीं करना गलत है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो रात्रि भोज में शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कुछ अन्य कार्य प्रतिबद्धताएं हैं। हालांकि खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं को रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों सहित केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता 16 सितंबर को कोलार से राज्यव्यापी दौरा शुरू करेंगे। राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और भाजपा नेता पूरे कर्नाटक में इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने लोगों से बीजेपी की लड़ाई में शामिल होने की अपील की। शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने बेंगलुरु और अन्य जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। येदियुरप्पा ने कहा कि किसान सिंचाई पंप सेट का उपयोग करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार उन्हें 3 घंटे भी बिजली नहीं दे रही है और सभी सिंचाई परियोजनाएं बंद कर दी गई है। कर्नाटक में लगभग 180 तालुक सूखे का सामना कर रहे हैं और लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। चारे की कमी है। हालांकि सरकार अभी भी सूखा घोषित करने में देरी कर रही है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने गारंटी योजनाओं के नाम पर लोगों को धोखा दिया है, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस के साथ विलय से कर्नाटक में भाजपा मजबूत होगी। फ्रीडम पार्क में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि वो बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन का स्वागत करते हैं और कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 26 सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी। जेडीएस के शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। येदियुरप्पा ने कहा कि दोनों दलों के नेता सहमत हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि अमित शाह जेडीएस को 4 एमपी सीटें देने पर सहमत हो गए हैं, इसलिए भाजपा जेडीएस को 4 एमपी सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देगी और वो बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन इससे हमें अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि गठबंधन 25 से 26 सीटों कुल 28 सीटें पर विजयी होगा। हालांकि जेडीएस ने अभी तक येदियुरप्पा की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया साझा नहीं की है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि वे मीडिया से बात करने से पहले इस पर आंतरिक चर्चा करेंगे। कांग्रेस के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आश्चर्य जताया कि क्या इससे जेडीएस का अंत हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि जेडीएस की विचारधारा कैसे काम करेगी, उनके वर्तमान और पूर्व विधायकों का क्या होगा, ये पता नहीं। बीजापुर के विधायक बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल पर शिवसेना नेता सतीश पाटिल ने आरोप लगाया कि यत्नाल हमेशा और हर चीज का क्रेडिट खुद ही लेने का प्रयास करते हैं। हर साल गणेश उत्सव के लिए गणेश मंडल प्रशासन से अनुमति आदि लेते हैं और इसमें यत्नाल हमेशा भरमा पैदा करके किसी त्योहार में वो मात्र राजनीति करते रहे हैं। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳದಾವೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೋತಾರೆ, ತಾವು ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನುಮತಿ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕದು, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಪತಿ ಕೂತದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಆದಂಥ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಏನೋ ಅವಘಡ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಸ್ಕಾಮ್ದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಡುವುದಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಏನೇ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಮೈಕಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕನ್ನಂಥದ್ದು ಅನುಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲರಿ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗತ್ತಂತ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನುಮತಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್. यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत आए सऊदी अरब के युवराज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G20 के बाद भी वो एक दिन भारत में ही रुकेंगे। सऊदी अरब के प्रिंस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शनिवार को यहां पहुंचे। अपने भारत प्रवास के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी परिषद की नेतृत्व स्तर की पहली बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राजकीय यात्रा के लिए सोमवार को भी सलमान का भारत प्रवास होगा। मोहम्मद बिन सलमान के आगमन पर हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया था। इससे पहले वो फरवरी 2019 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और ये उनकी दूसरी राजकीय यात्रा है। उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। यात्रा अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय तंत्र रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की थी। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान 11 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी परिषद की नेतृत्व स्तर की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे रणनीतिक साझेदारी परिषद की 2 मंत्री स्तरीय समितियों यानी राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति तथा अर्थव्यवस्था और निवेश सहयोग समिति के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सलमान राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और आर्थिक सांस्कृतिक लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान परस्पर हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 52.75 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी है। सऊदी अरब में लगभग 24 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब हर साल 1,75,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को हज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करता है। दोनों नेता भारत और सऊदी अरब के संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। यूक्रेन संकट पर G20 देशों की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के लिए भारत ने एक और प्रयास किया। भारत ने G20 के सभी सदस्य देशों की सहमति बनाने के लिए एक नया पैराग्राफ साझा किया। अब इस पर चीन और रूस की सहमति मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यदि चीन और रूस समेत सभी G20 देशों की सहमति इस नए पैराग्राफ को मिल जाती है तो इसे बतौर घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। ये भारत की बड़ी जीत होगी। इससे पहले तैयार पैराग्राफ को चीन और रूस ने सहमति देने से इनकार कर दिया था। अब भारत ने आज G20 देशों के बीच समूह के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में जारी होने वाले नेताओं के घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष का उल्लेख करने के लिए एक नया पैराग्राफ साझा किया है। राजनयिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यूक्रेन संघर्ष से संबंधित पैराग्राफ पर आम सहमति नहीं होने के कारण भारत ने शुक्रवार को भू राजनीतिक मुद्दे से संबंधित पैराग्राफ के बिना ही सदस्य देशों के बीच शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र का एक मसौदा साझा किया था ताकि सकारात्मक परिणाम निकल सके। यूक्रेन पर भारत की ओर से घोषणा पत्र में नया पाठ तब साझा किया गया जब G20 नेताओं ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन बेहद शक्तिशाली है। यही वजह है कि उन्होंने 6 राज्यों में हुए उपचुनाव में 7 में से 4 सीटें जीती। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, इंडिया गठबंधन बहुत शक्तिशाली है। यही भाजपा की चिंता का कारण है। यही कारण है कि भाजपा देश का नाम बदलना चाहती है। बता दें कि इससे पहले इंडिया और भारत की बहस पर केजरीवाल ने पहले कहा था कि देश का नाम बदलना देश के साथ धोखा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की शुक्रवार को हुई घोषणा के बाद बीजेपी के हिस्से में 3 जबकि विपक्षी दलों के खाते में 4 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 1-1 सीट आई। हालांकि केरल की पुतुपल्ली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस कैंडिडेट चांडी ओमर ने 80,144 वोट हासिल कर बड़ी जीत हासिल की, वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ल्यूक थॉमस को सिर्फ 835 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के तमाम बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली में जुटे हुए हैं और ऐसे में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक ऑटो हथियारों और विस्फोटकों से भरा हुआ प्रगति मैदान की ओर चला जा रहा है। बता दें कि प्रगति मैदान पर ही G20 का आयोजन स्थल भारत मंडपम तैयार किया गया है। इस दावे के बाद पुलिस के होश उड़ गए और उसे तुरंत मामले में कार्रवाई करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि बीते दिन शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल पर कुलदीप शाह ने एक ऑटो रिक्शा की फोटो डाली और दावा किया
किया कि इसमें गन और बम रखकर प्रगति मैदान की ओर ले जाया जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही ऑटो का पता लगाया और ऑटो मालिक के घर पर पहुंची। हालांकि पुलिस को यहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और कुलदीप शाह का दावा झूठा पाया गया। जब पुलिस ऑटो मालिक के घर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि ऑटो तो घर पर ही खड़ा है। ऑटो चलाने वाला कपड़े की सप्लाई का काम करता है। पुलिस ने बताया कि कुलदीप ने जानबूझकर आपसी रंजिश की वजह से ऑटो मालिक को फंसाने की नीयत से झूठी खबर फैलाई थी। दोनों के बीच में पार्किंग विवाद की जानकारी भी पुलिस के सामने आई। दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, यानी कि जो एक्स है अब, उस पर बताया कि बम की झूठी अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने जानकारी दी है कि निजी रंजिश में अफवाह फैलाने वाले युवक को ट्रेस किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य की नंद्याले पुलिस ने नायडू को सुबह सुबह अरेस्ट वारंट सौंपते हुए हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी के बाद तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता व नेता विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बीच जब चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को इस बात की जानकारी मिली तो वे अपने पिता से मिलने के लिए रवाना हुए। इसी दौरान उन्हें अपने पिता से मिलने की अनुमति पुलिस ने नहीं दी, जिसके बाद नारा लोकेश सड़क पर ही बैठ गए और धरना देने लगे। बता दें कि नारा लोकेश पूर्वी गोदावरी में अपने पदयात्रा पर हैं। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत सीआईडी की तरफ से नायडू को अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। इस मामले में चंद्रबाबू नायडू आरोपी हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले पर अब चंद्रबाबू नायडू ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई कदाचार या भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के ही मुझे पकड़ लिया है। मैंने उनसे सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाने से इनकार कर दिया और मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया। यहां पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत।
अफ्रीकी देश मोरक्को में सुबह सुबह भूकंप ने भीषण तबाही मचा दी। यहां धरती में हुए कंपन के बाद कई इमारतें ढह गई। अब तक 632 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बीती रात को 6.8 की तीव्रता से जोरदार भूकंप आया था। इस प्राकृतिक आपदा को लेकर देश के संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने कहा कि बीते 120 से अधिक सालों में उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र के इस हिस्से में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। बता दें कि भूकंप आने के बाद माराकेश में इमारतें हिलने लगी। इसे डरकर लोग अपने अपने मकानों से निकलकर सड़कों पर आ गए। सरकार द्वारा अब भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। USGS ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस भूकंप का केंद्र 18.5 किलोमीटर गहराई में था, जो माराकेश से लगभग 72 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और एटलस पर्वतीय शहर ओकाई मैडन से 56 किलोमीटर पश्चिम में आया। सोशल मीडिया पर इस बाबत कुछ वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें कई इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कई लोग शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स और अपार्टमेंट से डर के मारे भागते हुए सड़कों पर इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं। माराकेश में भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। यहां लोगों को दोबारा भूकंप आने की आशंका है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग में रूस और यूक्रेन दोनों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस तो पहले दिन से ही जोरदार हमला कर रहा है। हाल ही के समय में यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार शुरू कर दिया। यूक्रेन की ओर से रूस में ड्रोन अटैक होने लगे। यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, जिसके चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास और प्रशासनिक भवन क्रेमलिन पर भी यूक्रेन की ओर से अटैक किया जा चुका है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। यूक्रेन की कोशिश रहती है कि वो रूस के कब्जाए इलाकों पर वापस अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। उधर रूस ने एक अलग ही दांव खेल दिया। इससे दुनिया हैरत में पड़ गई है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जंग के बजाय रूस ने एक नया पैंतरा आजमाने पर प्लान बनाया है। भले ही रूस को यूक्रेन के कुछ क्षेत्र न मिले हों, लेकिन वो वहां पर जबरदस्ती चुनाव करवाने में लगा है, ताकि उसे अपना शहर बता सके। रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया है उनमें चुनाव करवा रहा है। और रूस ने इसके लिए जगह जगह मतदान केंद्र भी स्थापित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जोपोरिजिया क्षेत्र शामिल है। यहां रूस ने शुक्रवार को विधानसभाओं के लिए मतदान शुरू करवा दिए, जो रविवार को समाप्त होगा। पश्चिमी देश रूस की इस मनमानी की घोर निंदा कर रहे हैं, लेकिन रूस इसे अनदेखा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अब्बास गेलियामोव ने कहा कि मतदान जारी रखना महत्वपूर्ण है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जवान का मुकाबला करने के लिए ड्रीम गर्ल 2 ने चला बड़ा दांव, दिया एक टिकट पर एक फ्री का जबरदस्त ऑफर। अब समाचार खेल जगत से है। एशिया कप 2023 हमें फायदा मिलेगा, भारत के खिलाफ मैच से पहले बाबर आजम का बयान। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। दिवाली से पहले एक बार फिर सस्ता सोना खरीदने का मौका, 11 सितंबर से कर पाएंगे खरीदारी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंत्री रहीम खान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया। बीवी भूम रेड्डी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए NAC से A ग्रेड। G20 डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाना गलत है, कहा कर्नाटक सीएम ने। BS येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया। जनता दल एस भाजपा में पार्टी के लिए विलय पर चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। G20 के बाद भी सऊदी अरब के प्रिंस इतने दिन रहेंगे भारत में। G20 में भारत ने यूक्रेन संकट पर पेश किया नया पैराग्राफ। चीन और रूस की सहमति मिलते ही जारी होगा घोषणा पत्र। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।